हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सिग्नू से कर रहे हैं। आज हमारे टॉपिक का नाम है MPSE3। ये आपके इसमें मैं आपको 2019 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर कराऊंगी और फिर इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बुक अब मैंने परचेज़ कर लिया, मैंने इसको ले लिया ताकि क्योंकि आप इतने स्टूडेंट्स के कमेंट थे इस बुक को लेके, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है। बट इसमें थोड़ा टाइम भी लग गया मेरे को इधर उधर बुक देखने में और सब कुछ, क्योंकि इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होती है सब जगहों पे। और देखिए, अगर आपको वीडियो अंत तक देखना अगर अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। आपको लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है तो। और देखिए, अगर आपको कोई भी PDF चाहिए इस बुक से रिलेटेड या अदर बुक से रिलेटेड, तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज है व्हाट्सएप, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। अगर मेरे पास वो बुक अवेलेबल है, वो सब्जेक्ट अवेलेबल है और PDF, तो फिर मैं आपको उसकी PDF भी प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2019 का जो सॉल्व क्वेश्चन करा रही हूँ उसका, प्लेटो की विधि पर एक निबंध लिखना है। इसमें बताना है जो प्लेटो की निबंध विधि है उसके बारे में बताना है। तो देखिए, जो प्लेटो है वो एक बौद्धिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक राजनीतिक चिंतन के एक महत्वपूर्ण, जो आप बोल सकते हो कि एक महत्वपूर्ण योगदान उनका कहा जा सकता है, क्योंकि वो एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने बौद्धिक के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, दार्शनिक एवं राजनीतिक चिंतन के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बताई है। वो ऐतिहासिक, दार्शनिक बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। देखिए, परंतु क्या था कि यूनान में जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका पहले से आरंभ हो चुका था। प्लेटो से पहले वहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत पे बहुत सारे विचारक थे, परंतु जो प्लेटो थे, इन्हों की जो कृतियाँ थी, इन्होंने जो बुकें लिखी, इन्हों की जो विचारधारा थी वो सबसे अलग थी। और जो प्लेटो की जो राजनीतिक विचारधारा थी उसमें मौलिक विचार का भंडार माना गया, कि जो मौलिक विचार होती हैं उसका पूरा भंडार प्लेटो के जो सिद्धांत थे, विचार थे, उससे माना गया। तो इसलिए जो प्लेटो है इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है राजनीतिक सिद्धांत में, राजनीतिक विचारधारा में। और जो प्लेटो है इसको ना केवल यूनान का माना जाता है सबसे प्रमुख, इसको जो पश्चिमी पूरा है उसको पूरे जगत का इसको प्रथम दार्शनिक माना जाता है। ये यूनान के तो थे ही, परंतु इसको यूनान का तो माना जाता है, परंतु पूरा पश्चिम जो सभ्यता है उस सबका प्रथम दार्शनिक माना जाता है। और जो इनकी राजनीतिक दर्शन है उसका जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो किस चीज़ की, जो इनका दर्शन था ना, नीति शास्त्र जो है, नीति शास्त्र, इसके ऊपर जो इनका दर्शन था ये पूरा एक मिश्रण था, ठीक है। और इनों की जो चिंतन मानव कल्याण को संदेश है, जो आप इनों का जो चिंतन है राजनीतिक के ऊपर वो मानव कल्याण के लिए एक संदेश था। तो ये मानव कल्याण के लिए सोचते थे। इनों के जो चिंतन था, इनों की जो विचारधारा थी, उसमें जो प्लेटो वो बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। मतलब कि इनों की बहुत सारी विचारधाराएं थी और बहुमुखी टाइप की, आप समझ सकते हो, बहुत सारे फेस ऐसे बोलते हैं, पर वो नहीं कि इसका इनों के अलग अलग विचार थे, अलग अलग चीज़ें थी। तो बहुमुखी प्रतिभा वाला इनों को माना जाता था। इनों के पास बहुत सारी प्रतिभा थी, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस, समझ सकते हैं आप इनको, प्रतिभा बहुत ज़्यादा थी। जो राजनीतिक के जो कार्य हुए वो यूनान के इतिहास में स्वर्ग युग में दृष्टिकोण से देखा जाता है। जब ये प्लेटो थे तो उस टाइम पे यूनान के जो ये इतिहास इनों का स्वर्ण युग के रूप में देखा जाता है। जब ये उस टाइम पे थे, विचारधारा लिख रहे थे, तो इसको स्वर्ण युग माना जाता है उस टाइम को। इनों के जितने भी काम थे, जितने भी कार्य थे और जितने भी सभी को महान और प्रशंसनीय सोचा जाता था, क्योंकि ये बहुत महान, इनों के कार्य बहुत महान थे और प्रशंसनीय थे, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं ना, जो अच्छे अप्रिशिएट वाले होते, वैसे इनों के काम थे, जिसके लिए जो यूनान है वो उनका ऋणधारी है। मतलब कि बोलते हैं ना कि हम उसके कर्जदार हैं, वैसे यूनान जो है वो प्लेटो की विचारधारा इन सबका कर्जदार है और रहेगा भी आगे, ये उनों का मानना था। वहाँ की जो विचारधारा है, वहाँ की जो पूरी सभ्यता, वो ऐसा सोचते थे। देखिए, प्लेटो का मानना था कि जो विचारों का संसार होता है वो ही वास्तविक संसार होता है। मतलब कि जो आप सोचते हैं ना वो ही आपका पूरा संसार, आप जितना बड़ा, जितना अच्छा सोच सकते हैं वही आपका वास्तविक संसार होता है। और जो प्रत्यक्ष संसार होता है, मतलब जो हमारा रियल में संसार है, आप जो हम देखते हैं अपने चारों तरफ, वो एक छाया मात्र है। मतलब कि एक छाया टाइप की, मतलब कि आए और ख़त्म हो जाए ऐसा टाइप की है, परंतु जो आप सोचते हैं वो आपका रियल संसार होता है, पूरी युग होता है वो सब। और बोलते हैं कि जो राज्य है वो व्यक्ति का ही एक रूप है। जो राज्य बनता किससे है, व्यक्तियों से बनता है, तो व्यक्तियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे कि जो राज्य है वो व्यक्ति का ही एक रूप होता है। जो प्लेटो थे वो संपूर्ण जो राज्य होते
होता है उसकी तुलना संपूर्ण मानव के शरीर से करते थे, कि जो आपका एक राज्य होता है, एक देश होता है, उसकी तुलना किससे करते थे? जो मानव का शरीर होता है उससे। तो ये इस प्रकार से बोलते थे अगर एक शरीर में एक उंगली को चोट लग जाती है तो पूरे बॉडी को पेन होता है। तो ये बोलते थे उसी प्रकार से राज्य में अगर एक सदस्य को कोई प्रॉब्लम होती थी या कोई कष्ट उठाने पड़ते थे तो उसका जो नुकसान है पूरे सभी सदस्यों को उठाना पड़ता था, कि जो देश में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को उसका, अगर एक व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है या फिर प्रॉब्लम फेस करता है तो सभी को उसका नुकसान का भरपाई करनी पड़ती है। जो प्लेटो है उन्होंने व्यक्ति को राज्य का एक अभिन्न अंग माना है और ये बोलते थे कि ये जो धारणा ये सबसे ऊपर है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, इसलिए उसको उत्तम जीवन व्यतीत करना चाहिए, कि जो मनुष्य बहुत विवेकशील होता है, बहुत सोच समझ, मतलब उसके पास बहुत सारी बुद्धियाँ होती है, सब कुछ होता है, तो इसलिए उसको उत्तम जीवन जीना चाहिए, एकदम अच्छी क्वालिटी का जीवन जीना चाहिए। और बोलते हैं कि जो उच्च उसका उत्तम जीवन आपको जीना है तो उसको प्राप्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए, कि जो उसके साधन है वो आपको सामाजिक और राजनीतिक जीवन ही है। मतलब कि आपको अगर अच्छा अपना जीवन जीना है तो उसमें आपके साधन क्या है उसके लिए, कि सामाजिक और जो राजनीतिक है वही आपका अच्छी क्वालिटी का जीवन आपको दिला सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्लेटो की कार्य पद्धति। देखिए प्लेटो की जो सभी रचनाएं हैं वो संवाद और वार्तालाप शैली में है, मतलब कि वो उन्होंने जो भी रचनाएं की हैं वो बातचीत के माध्यम की है। और बोलते हैं जो प्लेटो ने अपने संवाद की शैली है, बातचीत की जो शैली है, जो वार्तालाप हम करते हैं उसकी शैली कहाँ से सीखी है? जो गुरु थे ना, प्लेटो के गुरु थे सुकरात, उनसे ग्रहण की थी। देखिए जो सुकरात थे वो तो प्लेटो के गुरु थे, और प्लेटो किसके गुरु थे? अरस्तु के गुरु थे, और अरस्तु किसके गुरु थे? सिकंदर के गुरु थे। ऐसे आपको याद होना चाहिए सब चीज़ भी, क्योंकि आप जब लिखोगे इनों के बारे में अलग अलग तो आपको पता होना चाहिए कि। और देखिए प्लेटो ने सुकरात से कैसे ग्रहण की ये वार्तालाप बातचीत वाली शैली को, क्योंकि जो सुकरात थे वो खुद ही उनके जितने भी वो थी ना, जितने भी विचार थे वो सब संवाद और वार्तालाप शैली में ही प्रकट किए गए हैं, कि बातचीत के माध्यम से उनके सारे जितने विचारधारा वो प्रकट हुई हैं। देखिए इनों के जो प्लेटो है, इनों के कुछ ऐसे विचार हैं जो मनुष्य और समाज के विषयों पर दिए गए हैं, और वो एक निश्चित है, बिल्कुल मतलब कि निश्चित पूर्व धारणाओं पे आधारित हैं, कि पुरानी जो धारणाएं हैं उन पे आधारित हैं। उसको एक प्रकार का जो सामान्य सिद्धांत होता है वो भी कह सकते हैं। और इस पे बहुत सारे लोगों ने निष्कर्ष निकाले हैं, अलग अलग इस विचारधारा पे बहुत सारे निष्कर्ष निकाले हैं। इसी आधार पे जो प्लेटो है इसको हम आदर्शवादी विचारधारा माना जाता है, कि ये एक आदर्शवादी विचारक थे। और प्लेटो है इन्होंने आत्मा का विश्लेषण किया है और इसको 3 पद्धतियों में अलग अलग बांटा है, मतलब इसको पृथक कर दिया, अलग अलग कर दिया। इसको अलग करके क्या किया उन्होंने, जो व्यक्ति का स्वभाव होता है उसको निर्धारित किया, कि व्यक्ति का स्वभाव कैसे होता है। और इसी के आधार पे उन्होंने क्या किया, कि जो समाज का वर्गीकरण है वो इसी के आधार पे किया, जिसकी जो राज्य का विश्लेषण है वो इसी पे किया। देखिए जो प्लेटो है वो अपने विचारों का विश्लेषण, जब हम विश्लेषण करते हैं ना किसी चीज़ का, तो बार बार क्या करते हैं, परीक्षण के आधार पर करते हैं, मतलब कि उनका परीक्षण करते हैं कि वो ठीक है नहीं है उनकी विचारधारा, वैसे वो उसका विश्लेषण करते हैं। और अंत में वो सत्य की घोषणा करते हैं कि क्या सत्य है, कि पहले विश्लेषण करेंगे, फिर परीक्षण करेंगे, और फिर लास्ट में वो सत्य बताते कि हाँ क्या चीज़ सत्य है। इसी से उनको क्या कहा जाता है, कि संरचनात्मक पद्धति भी कहा जाता है, मतलब कि उनकी जो अध्ययन पद्धति है, मतलब कि जो अध्ययन पद्धति होती है वो संरचनात्मक पद्धति भी उसको कहा जाता है। और देखिए उनकी पुस्तक है कि जिसको रिपब्लिक बोलते हैं, आपने उसके बारे में सुना होगा। तो इनकी इसमें क्या है, रिपब्लिक में जो इतिहास का अध्ययन के बारे में बताया गया है, जो इतिहास में राज्य होते थे उनका जब विकास होता था उसके 4 मतलब कि अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया गया है रिपब्लिक में, कि जो राज्य और राज्य में जो विकास होता है, राज्य के विकास, उसको 4 अवस्थाओं में किस प्रकार से वर्णन किया गया वो इसी में किया गया है। और प्लेटो ने अपनी अध्ययन पद्धति को अनेक पद्धतियों का प्रयोग किया, मतलब जब अध्ययन पद्धति होती है, अध्ययन करते हैं किसी चीज़ का, तो उन्होंने अनेक पद्धतियाँ जो होती है, अनेक जिसको हम बोल सकते हैं अनेक तरीकों से उन्होंने अपना अध्ययन किया है इस पे। तो ये आपका प्लेटो का था, इसमें 2019 में विधि के बारे में पूछा था। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति, परिवार और दास्तान पर अरस्तु के विचार का परीक्षण करना है। अब अरस्तु के विचार के बारे में बताना है कि परिवार और जो संपत्ति है और
दास्ता, इन तीनों के बारे में। देखिए अरस्तु क्या बोलते हैं कि अरस्तु जो थे ये भी एक यूनान के ही विचारक थे और इन्होंने है ना संपत्ति और परिवार के विपरीत परिवार पे अपने विचार प्रस्तुत किए हैं प्लेटो के विपरीत। जो प्लेटो हैं इनके विपरीत इनके इस पे विचार हैं थोड़े, और इन्होंने अपने जो इनकी पुस्तक है उसमें किए हैं जिसको पॉलिटिक्स बोलते हैं, इसमें इन्होंने इसके बारे में बताया है। और वो बताते हैं जो हमारी संपत्ति होती है, जो परिवार पहले संपत्ति देखो कि जो हमारी संपत्ति है वो बहुत अनिवार्य चीज़ है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम अपने जीवन को यापन करते हैं। ठीक है, ये हमारी न्यूनतम आवश्यकता है जो संपत्ति होती है, क्योंकि देखिए हमें जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए और निवास करने के लिए मतलब रहने के लिए घर चाहिए और सर्दी गर्म के मौसम से बचने के लिए वस्त्र चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। और ये संपत्ति में बोलते हैं, और ये बोलते हैं प्राकृतिक संपत्ति, मतलब प्रकृति की सबसे अनिवार्य और महत्वपूर्ण चीज़ है, ये प्राकृतिक संपत्ति भी आप बोल सकते हैं। और देखिए अरस्तु ने संपत्ति को भी दो भागों में विभाजित किया है, एक तो निर्जीव एक संजीव। देखिए बोल रहे कि निर्जीव में क्या आते हैं आपके खेत खलियान मकान, ये जो निर्जीव चीज़ें हैं ये सब आती हैं। और सजीव चीज़ों में क्या आते हैं जैसे कि पशु हो गए, दास हो गए, सेवक हो गए, ये जीवित होते हैं ना, तो ये सब जीवित में आती हैं पूरे। परंतु ये दोनों प्रकार की जो संपत्ति हैं ये आपके परिवार के समान के लिए उपयोगी है, मतलब कि आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। देखिए दास सेवक इन सबको भी ये संपत्ति में ही काउंट करते हैं। और ये बोलते हैं कि दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए उपयोगी है। एक तो खेत खलियान जो हो गए, मकान जो हो गए, पशु दास सेवक ये जो भी होते हैं सब इंपॉर्टेंट है। बुरे इसके अतिरिक्त जो संपत्ति होती है एक व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामाजिक भी हो सकती है। इसका मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट जो हम बोलते हैं ना पब्लिक सेक्टर, दोनों तरीके से संपत्ति हो सकती है। बुरे जो व्यक्तिगत संपत्ति होती है उसकी कीमत होती है और उसकी रक्षा राज्य के द्वारा की जानी चाहिए, जो राज्य देश होता है उसके द्वारा की जानी चाहिए। क्योंकि देखिए बिना संरक्षण के, अगर बिना प्रोटेक्शन के क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे की संपत्ति को हड़प सकता है। आप समझ लीजिए अगर हमारा देश है वो ऐसा कानून ना बनाए कि आप दूसरे की संपत्ति को नहीं हड़प सकते, अगर हड़प लोगे गैर कानूनी तौर पे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। ये सब रूल होते हैं, कानून होते हैं। अगर ऐसे सब कानून नहीं होंगे तो क्या होगा कि आप दूसरे की संपत्ति पे अपना अधिकार जमा लोगे कि ये तो मेरी संपत्ति है ना। तो इसलिए राज्य को ही ये सब करना पड़ता है, सुरक्षा देनी पड़ती है। बोलते हैं इसलिए जो समाज है उसका काम क्या है कि जो व्यक्तिगत संपत्ति होती है उसको संरक्षण प्रदान करना, उसको सुरक्षा प्रदान करना है यहाँ। क्योंकि जो संपत्ति होती है वो आपका जीवन यापन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आपकी लाइफ को पूरा चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है संपत्ति, है ना। आपको पता चल गया ना, संपत्ति खाली मकान की बात नहीं कर रहे, संपत्ति में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो बताई है अभी मैंने ऊपर वो सब आती हैं। और इसी के संदर्भ में जो मैक्सी है वो लिखते हैं कि जो संपत्ति है वो प्रकृति की देन है और इसके द्वारा जो परिवार की आवश्यकता होती है वो पूरी होती है। फिर ये बोलते हैं परंतु जो परिवार की आवश्यकता है उससे अधिक आपके पास संपत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपके परिवार को थोड़ी सी संपत्ति की आवश्यकता है, एक जन है तो थोड़ी सी संपत्ति चाहिए ना, थोड़ी सब चीज़ें चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए किसी के पास। तो ये बता रहे हैं इसमें मैक्सिम। अरस्तु के अनुसार संपत्ति का उद्देश्य क्या होता है कि नैतिक जीवन की प्राप्ति करना, कि अच्छे से नैतिक जीवन आपको मिल सके। बोले कि संपत्ति के द्वारा ही व्यक्ति अपनी आवश्यकता को पूर्ति कर सकता है, उसके बाद वो दूसरा कार्य क्या करता है कि अवसरों को प्राप्त कर सकता है। देखिए आपके पास जब आपको सब चीज़ मिल जाएगी, आपको रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना मिल जाएगा और कपड़े मिल जाएंगे, तो उसके बाद आप दूसरा कार्य क्या करोगे, अपना विकास करोगे, है ना, अवसरों को प्राप्त करोगे, नए नए जो भी आपके अपॉर्चुनिटी आती है उसको लोगे, है ना। तो ये सब चीज़ें बता रहे हैं आगे। फिर अरस्तु बोलते हैं कि व्यक्ति को उतनी ही संपत्ति लेनी चाहिए जिसमें वो अपना जीवन को सुखी से बिता सके, मतलब कि उससे ज़्यादा संपत्ति नहीं होनी चाहिए। अरस्तु बोलते हैं कि अगर ज़्यादा संपत्ति होती है तो उससे क्या होता है कि जो परिवार का नैतिक जीवन होता है वो खराब हो जाता है, और क्या होता है फिर जो संपत्ति का उद्देश्य होता है ना पवित्र है कि आपको अपने जीवन के लिए चाहिए, तो उसका जो पवित्र उद्देश्य है वो भी नष्ट हो जाएगा। और अगर ज़्यादा संपत्ति होती है जो इससे क्या होता है कि परिवार का जो महत्व होता है वो भी खत्म हो जाता है। तो इसलिए जो संपत्ति का उद्देश्य है वो क्या होता है, परिवार का जीवन सुखी बनाना और नैतिक विकास करना। तो इसलिए आपके पास लिमिट में संपत्ति होनी चाहिए, आपकी जो भी है प्रॉपर्टी वो लिमिट में होनी चाहिए। देखिए अरस्तु परिवार को है ना, जो हमारे व्यक्ति होते हैं उसका प्रथम वो मानते हैं जीवन का। अरस्तु बोलते हैं जो परिवार होता है एक जीवन जीने का सबसे पहला चरण होता है, कि जो परिवार है तभी उससे व्यक्ति संपन्न होता है, कि परिवार से ही जो व्यक्ति का जीवन है वो शुरू होता है, और परिवार से ही क्या होता है कि जो आपका समाज होता है उसका निर्माण होता है। बोले जो ये नागरिकों की प्रथम पाठशाला होती है, मतलब प्रथम स्कूल होता है पहला, जहाँ बालक क्या होता है अपने माता पिता से
छत्र छाया में उनसे नागरिकता की प्रथम शिक्षा लेता है। देखिए बता रहे हैं इसमें कि जो परिवार होता है उससे व्यक्ति का पूरा जीवन स्टार्ट होता है ना, और उसी से समाज बनता है। और परिवार से ही जो एक बालक बालिका जो भी है वो अपने कहते हैं नैतिक जीवन की शिक्षा लेते हैं, अपने जीवन की शिक्षा उनसे ही प्राप्त करते हैं, अपने माता पिता से नागरिकता की प्रथम शिक्षा लेते हैं। और देखिए परिवार से ही हम कहते हैं ऐसी बहुत सारी शिक्षा लेते हैं, जीवन संग्राम की शिक्षा लेते हैं कि जीवन किस प्रकार से होना चाहिए। अगर देखिए परिवार में अच्छी शिक्षा मिल जाती है स्टार्टिंग में बच्चों को, तो उससे क्या होता है कि उससे उसका पूरा भविष्य निर्धारित होता है। आप देखते हैं ना कुछ बच्चे स्कूल जो होते हैं जा नहीं पाते, परंतु अगर उनके घर में ही उनके माँ बाप जो होते हैं मम्मी पापा वो अगर उनको अच्छे से शिक्षा दें, उनको अच्छा इंसान बनाए, तो क्या होता है वो इंसान जो है बहुत अच्छा बन सकता है, बहुत काबिल बन सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, उसका भविष्य उस पर ही निर्धारित होता है। तो जो प्राथमिक हमारी शिक्षा होती है वो घर से स्टार्ट होती है कि घर में देखिए हम छोटे से जब होते तभी से स्कूल नहीं जाने लग जाते, हम घर पर ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं ना, तो घर से ही हम सारी शिक्षा को प्राप्त करते हैं। हमारा व्यवहार कैसा होगा, हम भविष्य में किस प्रकार के इंसान बनेंगे, ये सब चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। तो ये सब चीज़ अरस्तु बताते हैं। तो इसी प्रकार से अरस्तु बोलते हैं कि राज्य के अंतर्गत जैसे कि परिवार जो होता है एक समुदाय होता है, और फिर समुदाय से ही राज्य बनता है, और उस राज्य के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे समुदाय आते हैं। राज्य के अंतर्गत अनेक परिवार होते हैं ना, पहले आप परिवार से समुदाय बना, फिर समुदाय से राज्य बना, तो वही बता रहे कि राज्य के अंदर बहुत सारे अनेक परिवार आते हैं। उसी प्रकार से बोलते हैं राज्य जो एक विशाल समूह होता है, समुदाय होता है। और बोलते हैं कि परिवार का अभाव अगर होता है, परिवार ना हो तो व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास भी नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। और परिवार के बिना ही कोई सत्ता भी नहीं होती है। जन्म लेने के साथ ही व्यक्ति को परिवार की सदस्यता प्राप्त हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो अरस्तु और प्लेटो के विपरीत अपने व्यक्तिगत और संपत्ति और परिवार का वो रखते हैं अपना, क्योंकि जो प्लेटो है उनका इससे विपरीत है विचारधारा, जो वो सोचते हैं वो अलग बताते हैं और ये अलग है उनसे। देखिए अब अरस्तु के प्रथम द्वितीय ऐसे बताएंगे। बोल रहे कि प्रथम में क्या होता है कि अरस्तु कहते हैं कि राज्य के भीतर ही परिवार की अपनी सत्ता होती है, मतलब कि जो व्यक्ति की सत्ता है वो किसके भीतर है, परिवार के भीतर है सबसे पहले तो, क्योंकि जो परिवार है वो बहुत सारे समूहों से ही बनता है, फिर राज्य बनता है। इसलिए क्योंकि जो राज्य का निर्माण है वो व्यक्तियों के योगदान से ही होता है, उनके बिना योगदान के राज्य भी नहीं बन सकता। जब बहुत सारे परिवार एक ही विचारधारा का समर्थन करते हैं तो राज्य रूपी परिवार का निर्माण होता है, मतलब कि फिर एक राज्य परिवार का निर्माण होता है। और द्वितीय में देखें क्या बता रहे हैं, द्वितीय में बता रहे कि जो परिवार है अनेक, बोले कि जो राज्य है वो अनेक परिवारों का मिश्रण है, और जो राज्य है वो परिवार को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि परिवार को छोड़ देगा तो राज्य ही कैसे बनेगा। और बोले जितने भी तत्व होते हैं वो सभी तत्व किसके अंदर आते हैं, राज्य के अंतर्गत आते हैं। और बोले राज्य जो है उन समुदाय की सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकता, उन परिवार या उन समुदाय की सत्ता को नहीं प्राप्त करता जिससे वह जन्म उसी का ही हुआ है, क्योंकि राज्य का जन्म समुदाय से हुआ है और वो समुदाय की ही सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकता, मतलब कि उसके अधिकार उसकी सत्ता को छीन नहीं सकता। तो इसी प्रकार से तृतीय, चौथे, चतुर्थी और पांच ऐसे 5 बताए गए हैं टोटल। तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ क्या बता रहे हैं इसमें। बड़े तीसरे में बता रहे हैं कि जो राज्य है उसका जो मतलब कि उसका परिणाम क्या हुआ है कि लोगों में प्रेम की भावना उत्पन्न हुई है, वातावरण प्रेम का हुआ है, जिससे कि लोग प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। तो ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं तीसरे में। और एक परिवार बनता है मेल मिलाव से, है ना। चौथे में देखिए कि बोल रहे कि जो परिवार है वो नागरिकता की प्रथम पाठशाला होती है, और बालक का विकास उसी में ही होता है। मतलब मैंने ये ऊपर पढ़े थे तो वहीं का ये रिपीट कर रखा है बिल्कुल, कि जो पाठशाला पहली होती है नागरिकता की वो घर ही होती है, और उसी में उसका विकास होता है, वो उसी पे अपना जो भविष्य निर्भर करता है, और उसकी जो नैतिक दृष्टि है उसी से बनती है। मतलब कि आप किस प्रकार के विचारक बनेंगे आपके घर से ही स्टार्ट होता है। 5वें में देखिए, और बुरे व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए परिवार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परिवार से अगर अलग हो जाओगे तो व्यक्ति का विकास भी नहीं होगा, इसमें ये बताया गया है 5वें में। क्योंकि जो परिवार होता है वो एक दूसरे का सहयोग करता है, एक दूसरे की सहायता करता है, जिससे कि इंसान अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकता है। तो देखिए ये तो आपका यहाँ तक हो गया। अब इसमें नेक्स्ट बताएंगे कि जो संपत्ति दास्ता है उसके बारे में, कि जो अरस्तु की दास्ता संबंधी जो सिद्धांत है वो पढ़ते हैं अब हम। और देखिए इम्पॉर्टेंट है, देखिए जो प्राकृतिक और परिवार है ये भी इम्पॉर्टेंट है,
परंतु सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका दास है, क्योंकि अरस्तु ने दास्ता के ऊपर अच्छा बताया है, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। तो इसलिए आप 2019 का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल मत छोड़ के जाना, और 18 का भी मैं आपको कराऊंगी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। तो ये तीनों चीज़ें आपको करके जानी, क्योंकि ये जो आपकी बुक है इसमें से देखिए कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि इसमें कोई टिपिकल नहीं है कि आपको एक ही चीज़ पूछेगा, क्योंकि जो एक राइटर है उसने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अपनी विचारधारा प्रस्तुत की है, तो उसमें से वो कोई भी पूछ सकते हैं, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। पर जो दास्ता की विचारधारा है, ये अरस्तु की जो समकालीन यूनानी सभ्यता थी, अरस्तु जहाँ जन्मे थे यूनानी सभ्यता में, वहाँ का ही एक अभिन्न अंग है, क्योंकि वहाँ जो हुआ वही अरस्तु ने इसमें बताया है दास्ता में। और दास्ता मतलब तो दास प्रथा आप समझते हैं ना, जब किसी को हम दास बना लेते हैं, उसके बारे में है इसमें। और इसलिए अरस्तु ने अपनी जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, उसमें दास्ता का भी वर्णन किया है, उसके बारे में भी लिखा है। और तथा इसे व्यवहारिक और न्याय संगत भी माना है। ये बोलते कि जो दास्ता है वो व्यवहारिक भी, प्रैक्टिकली रूप से भी है और न्याय संगत भी है। और देखिए जो अरस्तु है वो दास प्रथा में समर्थन भी करते हैं, दास प्रथा को वो सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि दास प्रथा अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो बोलते हैं कि दास प्रथा में क्या होता है कि जो दास होते हैं वो अपने स्वामी की जो छोटी मोटी चीज़ें होती है, अपने मालिक की जो छोटी मोटी चिंताएं होती है, उसको दूर कर देता है, जिसके कारण जो आपका मालिक है, स्वामी है, वो अपने राज्य के कार्यों में अच्छे से ध्यान दे सकता है। तो ये उसका सपोर्ट करते हैं अरस्तु दास प्रथा का। परंतु जो कार्ल मार्क्स है, आपको पता होगा कार्ल मार्क्स के बारे में, वो दास प्रथा का बहुत विरोध करते हैं। ये तो इनका समर्थन करते हो, तो अभी हम अरस्तु के बारे में पढ़ रहे हैं, बट मैं आपको एडिशन पॉइंट बता दूं कि जो कार्ल मार्क्स है वो इसका विरोध करते हैं बहुत ज़्यादा। और अरस्तु की जो दास प्रथा है उसको दो पार्टों में इसने बांट रखा है, एक तो प्राकृतिक दास है, कानूनी दास है। देखिए अरस्तु क्या कहते हैं प्राकृतिक दास में, ये बोलते हैं कुछ लोग प्राकृतिक रूप से ही दास होते हैं, क्योंकि उनका जो वो थोड़े मन बुद्धि के होते हैं, और क्योंकि सब जगह पे सेम चीज़ें नहीं होती, कहीं ऊंची स्तर पर होती, कहीं अच्छी चीज़ें और कहीं निम्न स्तर पर होती है। तो इसलिए कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि कहीं अच्छे बुद्धिमत्ता के होते, कहीं निम्न बुद्धिमत्ता के होते हैं, तो इसलिए उनको दास बना देना चाहिए। तो ये प्राकृतिक दास हैं वो, कि जो जिनके पास क्षमता कम है, जो काम कर सकते हैं, जिनके पास पावर कम है, जिनकी बुद्धि मेंटलिटी सोच कम है, जिनके पास इंटेलिजेंस नहीं है, ये सब चीज़ें ये इसमें इंक्लूड करते हैं। तो इसको ये प्राकृतिक दास बोलते हैं। जो बचपन से ही बच्चे जो थोड़े मन बुद्धि के ऐसे कुछ होते हैं, उनको ये प्राकृतिक दास में डाल देते हैं। और जो आपके शरीर से मजबूत नहीं होते हैं, शरीर से किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है फिजिकली, वो सब भी प्राकृतिक दास में ये बोलते हैं। जो लोग दुर्बल होते हैं वो भी। तो ये सब चीज़ आपकी प्राकृतिक दास में पोस्ट कर दूंगी, आप पढ़ लेना, इसमें बहुत ईजी बताया गया है। नेक्स्ट है कानूनी दास। देखिए कानूनी दास में क्या होता है कि जो लोग युद्ध में हार जाते हैं ना, तो उनको दास बना लिया जाता है। आपको पता है कि राजा महाराजा के टाइम पे भी ऐसा होता था, पहले के टाइम पे औपनिवेशिक में भी ऐसा होता था कि जो लोग युद्ध में हार जाते हैं या फिर कोई देश किसी पे कब्जा कर लेते हैं, तो वहाँ के लोगों को अपना दास बना लेते हैं। ये कानूनी रूप से होता है, जिसके युद्ध में कोई हार गया तो उसको अपना दास बना ले, तो ये कानूनी रूप से दास होते हैं। कि ये बचपन से नहीं होते हैं दास, इनको बना लिया जाता है, इन पे कब्जा कर लिया जाता है, इनको बोल दिया जाता है अब तुम मेरे दास हो। ये प्राकृतिक नहीं है, जो प्राकृतिक ने नहीं किया, ये कानूनी रूप से जो हम खुद से करते हैं वो है ये प्राकृतिक दास, कानूनी दास सॉरी। बड़े प्राकृतिक दास को क्या बोलते हैं, जो युद्ध में हार जाते हैं उनको कहते हैं दास की जंजीरों में बांध दिया जाता है, तो वो कानूनी दास बन जाते हैं। और देखें जो अरस्तु है प्राकृतिक दास का तो समर्थन करते हैं, परंतु कानूनी दास का समर्थन नहीं करते, क्योंकि ये बोलते हैं कि युद्ध में जो हारते हैं वो कानूनी दास बनते हैं। तो इसका मतलब जब युद्ध होगा तब तो वो युद्ध को ही सपोर्ट नहीं करते, इसलिए कानूनी दास को भी वो सपोर्ट नहीं करते, वो प्राकृतिक दास को सपोर्ट करते हैं। और इसी पे प्रकाश डालते हुए अरस्तु बोलते हैं कि स्वामी का काम होता है कि आदेश देना, और जो दास का काम होता है उसका पालन करना। और फिर आगे अरस्तु बोलते हैं कि स्वामी का ये भी कर्तव्य है कि जो दास है उसको एक अपना अंग के रूप में समझे, तथा उसके साथ सहानुभूति दिखाए, उसके साथ अच्छे से व्यवहार करे, उसकी जो शारीरिक सुख सुविधा है वो भी उसको दे, उस पर ध्यान दे। मतलब कि दास के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये इसमें अरस्तु बोलते हैं। उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, और दोनों का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि मित्रपूर्ण, जैसे अपना मित्र ही समझे। स्वामी है जो, वो अपने दास को मित्र की तरह समझे, अपने विचारों का आदान प्रदान करे, ये सब चीज़ें हैं। तो इसलिए हम जब इस पे हम जब वो करते हैं विचार विमर्श, इनों के विचार इस पे दास प्रथा में, तो हमें पता चलता है कि जो अरस्तु है इनकी जो विचारधारा है व्यवहारिक है, जो व्यवहारिक में हुई थी, जो प्रैक्टिकली होती भी है रियल में वैसी है। क्योंकि ये प्रैक्टिकली इसलिए भी बोलते हैं कि जो स्वामी और दास का जो मित्रपूर्ण संबंध ये बताते हैं ना, कि उसका देखभाल करना चाहिए, उसके साथ मित्रपूर्ण संबंध रखने चाहिए, तो इसमें इसका उदार विचार मतलब कि प्रकट होता है कि अरस्तु जो है ना ये उदारवादी, उदार टाइप के भी हैं कि हाँ चलो उनका भी भला होना चाहिए जो आपके दास हैं।
परंतु देखिए अरस्तु की जो दास प्रथा संबंधित विचारधारा इस पर काफ़ी आलोचना भी की गई है, क्योंकि उनकी जो मनोवैज्ञानिक धारणा है वो असंगत है। मनुष्य के गुण जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं, परंतु वह अपने परिश्रम से, हार्ड वर्क से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं स्वयं से। तो बोल रहे कि जो मनुष्य है उसके जो गुण होते हैं वो तो जन्म से ही मिलते हैं, परंतु उन सबको चेंज कर सकता है मनुष्य। क्या कर सकते हैं? हार्ड वर्क करके और बहुत ज़्यादा परिश्रम करके अपने सब कुछ बदल सकता है। आप देखते हैं बहुत से लोग जो स्लम एरिया में रहते हैं बेचारे थोड़े कमज़ोर होते हैं, फिजिकली थोड़े डिसबैलेंस होते हैं, पर वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं कि वो कहाँ पहुँच जाते हैं, IAS ऑफिसर बन जाते हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे लग जाते हैं। तो इसी क्या होता है, खाली उनके परिश्रम का परिणाम होता है। तो इसलिए आपके जो जन्मजात कोई भी चीज़ है उसको नहीं मानी जाती है, आपके हार्ड वर्क को देखा जाता है, आपने कितना हार्ड वर्क किया अपने लाइफ में। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो देखिए आज मैं आपको 2 ही क्वेश्चन करा रही हूँ अरस्तु प्लेटो के, और ये मैं आपको और भी आगे कराऊंगी जो इन्हों के और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो भी कराऊंगी। तो 2 इसलिए करा रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और टाइम भी हो रहा है थोड़ा, तो फिर मैं आपके लिए सुबह बाकी वीडियो बनाऊंगी। जब तक आप ये देख लीजिए, मैंने मैट की भी बना दी है वो भी देख लीजिए। बाकी आपको PDF से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं मैसेज।